दिस इज़ योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का सवाल और 2.8 तक पिछले लेक्चर में हम देखा था। आज हम 2.9 देखेंगे। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 ए 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remained connected after the supply was disconnected। दो सवाल है। 2.8 में जब हम देखे थे तब उसमें एक कैपेसिटर ऐसे पैरेलल प्लेट का था और एक बैटरी सप्लाई थी ये 100 वोल्ट का। ये सवाल हमने देखा था। उस समय जो कैपेसिटी आया था, ये कैपेसिटी मैंने यहाँ लिख रखा है, ये 18 पिकोफैराड आया था पिछले केस में। और उस समय जो चार्ज आया था, ये चार्ज आया था 1.6 गुने 10 के पावर 9 कूलम, ये चार्ज आया था। अब इसमें चेंज क्या किया गया कि इस पूरे में एक माइका का सीट बिठा दिया गया जिसकी एप्सिलॉन आर है 6 और ये बैटरी को सप्लाई कनेक्टेड रखा गया, मतलब इसको हटाया नहीं, इसमें केवल माइका ला दिया। जैसे ही माइका आप लाएंगे इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो नया कैपेसिटी होगा सी डैश, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर। लेकिन इसकी वैल्यू आप पिछले क्वेश्चन में बनाया और इसकी वैल्यू कितना आया, 18 पिकोफैराड। तो 18 पिकोफैराड इंटू एप्सिलॉन आर 6, इसको गुना कर दीजिए 108 पिकोफैराड। तो नया कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप कोई भी सीट इसके अंदर डालें तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो कैपेसिटी बढ़ गई और 6 टाइम्स कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। वोल्टेज तो इसको हटाया नहीं है, तो वोल्टेज तो जो है वही रहेगा, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट होगा। यही है पहला का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो इसमें आप यही समझ लीजिए कि भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों ऐसा माने कि भी कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई को कांस्टेंट रखा गया है। सप्लाई का मतलब वही वोल्टेज, तो वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। तो भी कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। कैपेसिटी पहले से 6 टाइम्स बढ़ गई, भी जितना पहले था वही रहा क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी हटाया नहीं गया है। तो बैटरी, बिना बैटरी को रिप्लेस किए वोल्टेज आप नहीं बदल सकते। अब दूसरी बात बताइए, तो ये वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। चार्ज सी डैश इंटू वी, वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है, कैपेसिटी बढ़ चुका है। तो जब कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो चार्ज ज़्यादा लेगा, पहले जो चार्ज लिया था उससे चार्ज ज़्यादा लेगा। तो यानी सी डैश हो गया 108 पिकोफैराड गुणे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10.8 गुने 10 के पावर -9 कूलम। यही पहला का आंसर हुआ कि पहले कैपेसिटी था इसका ये पिछले क्वेश्चन में और चार्ज ये था। नया में कैपेसिटी बढ़ गया, वोल्टेज तो वही को वही रहा चूँकि बैटरी हटाया नहीं गया, और चार्ज भी अफेक्टेड हो गया। यानी चार्ज जो पहले था 1.8 गुने 10 के पावर -9, अब 10.8 गुने 10 के पावर -9, चार्ज भी बढ़ गया इसका। अब यही दोनों बातें कर रहा है कि जब इसमें माइका सीट डालते लेकिन बैटरी को पहले से हटा देते, मैंने बैटरी से जुड़ा हुआ था, अब इसको ऐसे हटा दीजिए, अब फिर इसमें माइका डाल दीजिए। तो माइका डालिएगा तो कैपेसिटी तो बढ़ना ही है, यानी कैपेसिटी जो अभी हम लोग को आया है 108 पिकोफैराड वो वही रहेगा। लेकिन जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं और उसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट। पहले वाला केस में वोल्टेज कांस्टेंट और दूसरे वाला केस में चार्ज कांस्टेंट। यानी चार्ज जो पहले 2.8 में जो आया था ये चार्ज यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गई, ये कांस्टेंट, लेकिन कैपेसिटी 108 पिकोफैराड, ये तो बदल जाएगा माइका डालने से। एक बार वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है पहला केस में, दूसरा केस में क्या कांस्टेंट रह जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ेगी।
अब जब चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटी बढ़ गई तो वोल्टेज में भी परिवर्तन आ जाएगा। और फार्मूला क्या आप जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी डैश मान लीजिए, वी डैश बराबर Q अपॉन सी लिख दीजिए, सी डैश लिख दीजिए, सी डैश लिख दीजिए। और Q कितना लिखेंगे, तो जो आप पिछले क्वेश्चन में से आया था हमको, यानी ये 1.8 गुने 10 के पावर 9 कूलम। अब बटा में सी डैश कितना लिख दें, 108 पिको फैराड, ऐसा। तो ये नियर अबाउट 16 पॉइंट कुछ वोल्ट आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यही तरीका है। तो मेन कंसेप्चुअल बातें यही हुआ। पहली कंसेप्चुअल बात तो ये हुआ कि जब बैटरी की सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाएगा, इसका मतलब उसका वोल्टेज 100 का 100 बरकरार रहेगा। और दूसरी कंसेप्चुअल बात यह है कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया तब इसका मतलब है कि इसमें चार्ज जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। यही दो स्थिति थी। ये था सवाल 2.9। अब देखते हैं आगे के सवाल। ये देखिए 2.10, ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो बहुत आसान है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। हाफ सी का वैल्यू क्या देंगे आप, यहाँ से 12 गुने 10 के पावर -12 और भी 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ गुने 12 गुने 10 के पावर -12 2500 और ये 6 हो जाएगा। 25 छक्का 150 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और है ये, और गुने 10 के पावर -12 इतना जूल। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा तो 1.5 और गुने 10 के पावर -8 1 2 3 4 जूल आंसर। इतना ही होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.11। ये सवाल देखिए 2.11। एक 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई ए 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो ये कैपेसिटर था और इसको कैपेसिटी था 600 पिकोफैराड और इसे एक बैटरी जोड़ दी गई और बैटरी था 200 वोल्ट। अब इसके बाद ही कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया ऐसे, और एक दूसरा कैपेसिटर से जोड़ दिया गया ऐसे। ये भी दोनों कैपेसिटर है, बैटरी कोई नहीं है। दूसरा जो किया गया है, ये पहला वाला तो 600 पिकोफैराड था और दूसरा भी क्या था 600 पिकोफैराड ही है। अब बताइए, जब इसको 200 वोल्ट की सप्लाई दिया गया, इसका मतलब है कि इसका भी कितना हो जाएगा 200, यानी V1 क्या हो जाएगा 200 और C1 क्या हो जाएगा 600 और C2 ये हो गया दूसरा से जो अटैच किए तो वो ये हो गया, और V2 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला अनचार्ज है। तो अब हम लोग को पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया C1 बराबर कितना हो गया 600 पिकोफैराड, C2 बराबर कितना हुआ उतना ही है 600 पिकोफैराड, V1 कितना हो गया 200 वोल्ट और V2 कितना हो गया 0। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये होता है लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, ये होता है हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाफ गुने C1 C2 कितना है 600 गुने 600 पिकोफैराड बटा C1 प्लस C2 6 और 6 1200 और इंटू V1 200 में से 0 गया 200 का स्क्वायर। ये
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 6 से 2 बार में गया, और ये चला गया 300, और ये चला गया 150, यानी 150 गुने आपका 200, और इसको 10 के पावर आप -12 लिख दीजिए, गुने 200, 204 पर 2 2 4 0 गुने 10 के पावर -12। अब ये 15 चौ 60, और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुने 10 के पावर -12 जूल। अब 5 को हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, दिस इज आपको 6 गुने 10 के पावर -6 जूल आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 4 और 1 5, और हाँ ये तो सही है। तो आप ये तो गुना भगाए देख लीजिए। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। ये चार्ज है 2.12, ए चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ऑरिजिन। पहले तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं ताकि आप समझ सकें। ये ऑरिजिन है, मान लो यहाँ पर है कितना, 8 मिलीकूलम। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ, क्यू का वैल्यू है -2 गुने 10 के पावर 9 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट P टू Q। P जो पॉइंट है वो कहाँ है, 0 0 3, मतलब एक एक्सिस पर है, 0 0 3 ये पॉइंट है P, और Q जो पॉइंट है वो 0 4 0, इसका मतलब बाई एक्सिस पर है, 0, 4, 0 ये Q है। और जो R पॉइंट है ये कहीं x बाई प्लेन पर है, x बाई और z कहीं इधर होगा। तो ये पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो x 0 है और बाई z प्लेन पर है, मतलब ये 3D फिगर है, तो इस पॉइंट से आपको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चार्ज को, ये जो चार्ज है यहाँ से इसको यहाँ लाया गया है। ये कैसे ले गया इससे कोई मतलब नहीं है। जब कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता बर्डन कि कैसे कैसे ले गए, कहाँ था कहाँ गया, इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये केवल सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका कोई एप्लीकेशन इस सवाल में नहीं होगा। बस इससे यही कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है कि ये कैसे ले गया है, उसको हमें इग्नोर करनी है, उस पर हमें कंसंट्रेट नहीं होनी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए उसका जाने का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ पाथ क्या है, इसे नहीं देखना है। बस यही मतलब है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं सॉल्यूशन कि वर्क जो होता है वो होता है चार्ज V2 माइनस V1। पोटेंशियल के लैंग्वेज में है, चार्ज में है तब वर्क ये होता है। ऐसे वर्क का आप जानते हैं F इंटू डी होता है मैकेनिक्स में। आप वर्क जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है मैकेनिक्स में, उसमें भी हम लोग काम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज को भी वर्क कर सकते हैं, वर्क Q इंटू डी भी होता है जो अभी हमने यूज़ किया, V2 माइनस V1। तो V1 कहाँ का हुआ पॉइंट, यहाँ का, और V2 इस पॉइंट्स। तो आप क्या करेंगे, V1 निकालिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 9 गुने 10 के पावर 9 Q ये हो गया, 8 गुने 10 के पावर -3, चूँकि मिलीकूलम है ना, 8 मिलीकूलम रखा हुआ था, ये मिलीकूलम, और बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 3, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर, 10 के पावर -2 ये। तो ये हो गया आपको 9 गुने 10 के पावर 9, 8 गुने 10 के पावर -3। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 9 गुने 10 के पावर 9, अब -2 से -3 में से -2 चला गया, -1 बच जाएगा, और 9 में से एक 1 भी चला जाएगा तो 8 बच जाएगा। इसको 8 रख दीजिए, I इंटू 8/3।
अब सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा बताइए। V2 इसके चलते यहाँ निकालिए, 9 गुने 10 के पावर 9, 8 गुने 10 के पावर -3 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 गुने 10 के पावर -2, फिर -2 से एक चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, तो 9 गुने 10 के पावर 8 अब इंटू 8 अब बटा 4। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर, आपका सवाल बन जाएगा। तो देखिए अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। W = Q मतलब -2 गुणे 10 के पावर -19 बटा में V2 - V1 मतलब 9 गुणे 10 के पावर 8 गुणे 8 बटा 4 माइनस 9 गुणे 10 के पावर 8 बटा गुणे 8 बटा 3। सो दिस इज इक्वल टू -2 गुणे 10 के पावर 9 और 8 अपॉन 8 को कॉमन ले लीजिए, 9 गुने 10 के पावर 8 भी कॉमन आ गया और गुने 8 भी कॉमन आ गया और 1/4 माइनस 1/3 ये। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया। कैलकुलेशन तो कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे देखिए हम कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू -2 गुने 10 के पावर 9। इसको आप ऐसा कर लें, 8 से 9 चला गया, 9 को 2 से गुना कीजिए 18 और गुने 10 के पावर -1 इंटू 8। ये क्या हो जाएगा, 1/4 में से 1/3 को घटाइए तो ये एलसीएम हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 - 4। सो दिस इज इक्वल टू 18 माइनस और गुने 8 गुने 10 के पावर -1 इंटू 1/12। ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस हटा देते हैं, ख़त्म कर दिए कहानी। अब 6 दूनी 12, 3 18, 4 12 गुने 10 के पावर -1 जूल। दिस इज 1.2 जूल आंसर। तो ये सवाल एडिशनल का था। एडिशनल में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है, तो देखिए इसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा और आगे और भी कॉन्सेप्चुअल सवालें मिलेंगी आपको। तो ये था एडिशनल का सवाल। और ये देखिए 2.13, ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यूब एट ईच ऑफ द वर्टिसेज, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ये क्यूब है, और यहाँ चार्ज क्यू रखिए, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू है। साइड इसका बी दिया गया है, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। सर ये क्यूब है, हेक्सागन नहीं था, हमने हेक्सागन बना दिया। तो ये ऐसा है, क्यूब ऐसा होता है, ऐसा। और इसकी सारे साइड्स भी हैं और इसके सेंटर पर फील्ड निकाला गया है। सभी कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, सभी पे। पहली बात तो ये आप 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉर्नर से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो निकालना पड़ेगा, तभी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब बात करेंगे तो क्यूब में पहले कितने कॉर्नर्स हैं हम लोग ये देखें तो 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 8 को कॉर्नर्स है। इसका मतलब 8 चार्ज रखा हुआ है। 4 ऊपर में, चारों कॉर्नर क्यूब में होता है, 4 ये, 8 कॉर्नर होता है। अब ये आप जानते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर सभी वर्टिसेज पर इक्वल मैग्नीट्यूड और नेचर का चार्ज रखा रहे तो उसके चलते उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। ये हमारा स्टार पॉइंट लेक्चर्स में लिखाया हुआ है, इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। पहला,
दो चीज़ पूछा है, डिटरमाइन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, अब पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है इसमें टोटल चार्ज कितना है, 8। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, 1 के चलते निकालो, 8 से गुना कर दो, क्योंकि सब जुड़ जाएगा सिंपल अलजेब्रा मेथड से। तो 8 चार्ज को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ये होगा 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू क्यू अब बटा आर गुने 8, क्योंकि टोटल इसमें 8 कॉर्नर्स होंगे तो 8 चार्ज हम रख दिया। अब एक ही चीज़ है इसमें, बस आर पता चल जाए। तो आपको पता है जैसे वो कॉर्नर है, मान लो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं चाहे पढ़ा रहे हैं सब, जो भी क्यूब है, क्यूबाइड अगर है तो भी क्या हुआ क्यूब मान लो, और इसके सेंटर से कॉर्नर से ये सेंटर का दूरी चाहिए आपको, तो डायगोनल निकाल करके आधा कर दीजिए। तो आर आप क्या निकालेंगे, आपको पता है कि किसी भी क्यूबाइड का डायगोनल होता है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इसका भी आधा करना होगा सेंटर से दूरी डालने के लिए। अब यहाँ पर ए और बी क्यूब के केस में तीनों बराबर साइड होंगे, सारा साइड्स बराबर होते हैं, तभी वो क्यूब है, तो क्यूबाइड कहलाता है। तो मैं जनरल लिखा क्यूबाइड का। अब आपके क्या लिखेंगे, ए के जगह पर, या इसको बी चूँकि दिया हुआ है इसलिए लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब सब के सब लिख दीजिए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, चूँकि सारा साइड्स क्या है, बी बी है, अपॉन 2 है। तो ये हो गया रूट अंडर 3b स्क्वायर बटा 2 रूट 3/2 b। अब इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 9 गुने 10 के पावर 9 क्यू गुने 8 अपॉन रूट 3/2 इंटू बी। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा 18 गुने 8 और गुने 8 क्यू। यानी गुना कर लीजिए, 144 गुने 10 के पावर 9 इंटू क्यू अपॉन रूट 3। यही आंसर हो जाएगा। रूट 3 का वैल्यू रख भी सकते हैं या इसी रूप में रहने दीजिए, 144 गुने 10 के पावर 9 क्यू बटा रूट 3। तो ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और आगे के सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।